हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम अलजेब्रा ऑफ सेट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा ऑफ सेट्स। अलजेब्रा ऑफ सेट्स, इसका मीनिंग क्या है कि सेट से रिलेटेड कुछ आइडेंटिटीज हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो देखिए क्या आइडेंटिटीज हैं सेट्स के लिए, उनको डिस्कस कर लेते हैं। लेट ए बी सी be any three sets and U be the universal set, then the following are the laws of algebra of sets। देखिए, हमारे पास सपोज तीन सेट हैं, एक A, एक B और एक C। और U आप जानते ही हैं, U क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। तो सेट्स के लिए कुछ आइडेंटिटीज होती हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, वो रूल जिनको सेट्स फॉलो करते हैं। तो देखिए सबसे पहला रूल है हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ। अब आइडेम्पोटेंट लॉज क्या होते हैं? आइडेम्पोटेंट लॉज ये बताता है कि अगर कोई सेट हमारा ए है और उस सेट का हम इंटरसेक्शन उसी सेट के साथ लेते हैं, तो आपको रिजल्ट में वही सेट मिलता है। यानी ए इंटरसेक्शन ए हमेशा ए के इक्वल ही होता है। इसी तरह से अगर ए सेट की यूनियन आप ए सेट के साथ लेते हैं, तो वो भी आपको ए सेट ही मिलता है। यानी ए यूनियन ए भी आपका ए सेट ही होता है। तो ये होता है आइडेम्पोटेंट लॉज। अब आते हैं कॉम्यूटेटिव लॉज पर। तो देखिए कॉम्यूटेटिव लॉज क्या बोलता है कि अगर आपके पास दो सेट्स हैं, एक ए सेट है और एक बी सेट है, तो अगर आप ए यूनियन बी फाइंड करते हैं या फिर बी यूनियन ए फाइंड करते हैं, तो दोनों का रिजल्ट आपको सेम मिलता है। यानी ए यूनियन बी जो है वो बी यूनियन ए के इक्वल ही होता है। इसी तरह से अगर दो सेट हैं आपके ए और बी, तो ए इंटरसेक्शन बी हमेशा बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होता है। और ये होता है कोमुटेटिव लॉज। नंबर थर्ड पर आते हैं एसोसिएटिव लॉज। तो एसोसिएटिव लॉज क्या होता है? एसोसिएटिव लॉज में हम थ्री सेट्स लेते हैं। तो सपोज हमारे पास तीन सेट हैं, ए बी और सी। तो देखिए हमारे पास तीन सेट हैं, ए बी सी, और हमें इन तीनों सेट्स की यूनियन फाइंड करनी है। तो देखिए हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले ए यूनियन बी फाइंड कर लें और फिर ए यूनियन बी की यूनियन जो है हम सी सेट के साथ ले लें। और हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले हम बी और सी सेट की यूनियन फाइंड कर लें, उसके बाद इसकी यूनियन हम सेट ए के साथ फाइंड कर लें। तो यानी दोनों जो रिजल्ट्स हैं, दोनों से जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो सेम मिलेंगे। कहने का मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होता है ए यूनियन बी यूनियन सी के। तो ये होता है आपका एसोसिएटिव लॉ। इस लॉ को आप इंटरसेक्शन के लिए भी देख सकते हैं। अगर ए बी और सी तीन सेट्स हैं और इनके आपको इंटरसेक्शंस फाइंड करने हैं, तो आप चाहे तो पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लो और उसके बाद उसका इंटरसेक्शन सी के साथ ले लें, या फिर आप पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड कर लें और उसका इंटरसेक्शन सेट ए के साथ लें। तो दोनों के रिजल्ट्स सेम मिलेंगे। ठीक है, तो ये था एसोसिएटिव लॉज। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी आप तीन सेट पर लगाते हैं। तो सपोज हमारे पास तीन सेट हैं, ए बी और सी। अब डिस्ट्रिक्ट देखिए, एक बात आपको ध्यान रखनी है, एसोसिएटिव लॉज में जो आपका ऑपरेशंस थे वो सेम थे। जैसे यहाँ पर यूनियन है, यहाँ पर यूनियन है, यहाँ पर यूनियन है, यहाँ पर यूनियन है, तो ये ऑपरेशन सेम थे। इसी तरह से इंटरसेक्शन में भी दोनों यहाँ पर सभी इंटरसेक्शन थे। अब डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव में ऑपरेशंस जो हैं वो दोनों डिफरेंट होते हैं। तो तीन सेट हैं हमारे, एक ए, एक बी और एक सी। अब हम क्या कर रहे हैं? ए यूनियन ले रहे हैं हम, सेट ए की यूनियन ले रहे हैं किसके साथ? ये यहाँ पर एक इंटरसेक्शन होगा, यहाँ पर इंटरसेक्शन होगा।
सेट ए की यूनियन ले रहे हैं हम बी इंटरसेक्शन सी के साथ, ठीक है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में ऑपरेशन दोनों डिफरेंट होते हैं, यहाँ पर यूनियन है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन होगा। तो देखिए यहाँ पर आप इस यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बी इंटरसेक्शन सी पर, तो होगा क्या, कैसे करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है आपसे कि आप पहले ए की यूनियन कर लीजिए किसके साथ, बी के साथ। ये आपने ए यूनियन बी फाइंड कर ली। फिर इस ए की यूनियन ही कर दीजिए आप सी के साथ, यानी ए यूनियन सी फाइंड कर लीजिए। तो ये ए यूनियन सी फाइंड कर लिया आपने। और बीच में क्या ऑपरेशन था इनके, बी और सी के, इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर आप इंटरसेक्शन लगा दीजिए। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यानी आप ले- ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये जो आपका एक इक्वेशन लिखी हुई है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमेशा क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में इस बार ऐसे भी देख सकते हैं आप, इस बार सेट ए की इंटरसेक्शन करेंगे आप किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। तो देखिए दोनों ऑपरेशन डिफरेंट है, यहाँ पर भी एक इंटरसेक्शन है और एक यूनियन है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस ए की क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, बिकॉज यहाँ पर क्या है, इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेंगे। उसके बाद ए की इंटरसेक्शन किसके साथ लेंगे, सी सेट के साथ। तो यहाँ पर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी होगा ये। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन सी आप फाइंड कर लेंगे। और बीच में कौन सा ऑपरेशन है, बीच में ऑपरेशन है आपका यूनियन का, तो बीच में ऑपरेशन आ जाएगा यहाँ पर यूनियन का। तो इस तरह से ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज सेट्स के लिए। यानी आप यूनियन या फिर इंटरसेक्शन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये फोर्थ लॉ था। अब आते हैं नेक्स्ट लॉ पे। नेक्स्ट होता है आपका इनवॉल्यूशन लॉ। इनवॉल्यूशन लॉ क्या बोलते हैं, बताता है आपको कि कोई सेट अगर आपके पास क्या है, ए। अब इस सेट के कॉम्प्लीमेंट को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए डैश से। यानी ये क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो अगर आपने किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट किया, यानी ए डैश फाइंड कर लिया, और इस कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो ये वही सेट आ जाएगा जिसका आपने कॉम्प्लीमेंट लिया था। किसका लिया था, सेट ए का। तो ये सेट ए के इक्वल आ जाएगा। यानी किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट उसी सेट के इक्वल होता है। ये है इनवोल्यूशन लॉ। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी लॉज। आइडेंटिटी लॉज क्या होता है, देखिए आइडेंटिटी लॉज में सबसे पहला लॉ है आपका कि कोई सेट है आपका ए, इसकी यूनियन अगर आप फाइंड करते हैं किसके साथ, फाई के साथ। फाई क्या होता है, नल सेट होता है। तो हमेशा फाई के साथ किसी भी सेट की अगर आप यूनियन करेंगे तो वही सेट मिलेगा ए। इसी तरह से सेकंड रूल है आइडेंटिटी में, अगर कोई सेट है ए और उसकी यूनियन लेंगे हमेशा आप किसके साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ, यू के साथ, तो आपको हमेशा यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। उसके बाद है अगर कोई सेट है आपका ए और उसका इंटरसेक्शन आप फाइंड करते हैं किसके साथ, एक नल सेट के साथ, तो हमेशा रिजल्ट जो मिलेगा आपको वो एक नल सेट ही मिलेगा, फाई मिलेगा। यानी ए इंटरसेक्शन फाई कितना होता है, फाई के इक्वल होगा। इसी तरह से अब अगर आप किसी सेट की इंटरसेक्शन लेते हैं एक यूनिवर्सल सेट के साथ, तो यूनिवर्सल सेट और कोई अगर और सेट है आपके पास ए, तो उन दोनों का इंटरसेक्शन हमेशा ए के इक्वल होगा। यानी ए इंटरसेक्शन यू जो होगा वो हमेशा ए के इक्वल होगा। तो ये होते हैं आपके आइडेंटिटी लॉज। सभी सेट इन रूल्स को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट लॉज। कॉम्प्लीमेंट लॉज क्या होते हैं, देखिए इसमें सबसे पहला है कि अगर कोई सेट है ए और उसकी आप क्या कर रहे हैं, यूनियन ले रहे हैं उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, रिजल्ट मिलेगा यूनिवर्सल सेट। जिस यूनिवर्सल सेट का ये क्या होता है, सबसेट होता है। तो हमेशा याद रखना है आपको, ए यूनियन ए डैश कितना होता है, यू होता है।
इसी तरह से ए इंटरसेक्शन ए डैश कितना होता है, फाई होता है, यानी नल सेट होता है। अगर किसी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ आप इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो वो हमेशा आपको एक नल सेट मिलेगा। उसके बाद ये बात भी याद रखनी है आपको कि यूनिवर्सल सेट जो यू होता है उसका कॉम्प्लीमेंट फाई होता है, यानी यू डैश फाई के इक्वल होता है। और फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू होता है। कॉम्प्लीमेंट इधर आएगा, फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू होता है। यानी नल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। तो ये कुछ लॉज ऑफ अलजेब्रा थे सेट्स के लिए। इन सभी रूल्स को सेट्स फॉलो करते हैं। अब चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी पर। प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी क्या होता है, तो सबसे पहले देखेंगे क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी स्टेट्स दैट एनी स्टेटमेंट रिमेन्स वैलिड आफ्टर इंटरचेंजिंग यूनियन बाय इंटरसेक्शन एंड फाई बाय यू। अब इसका मतलब समझिए। देखिए जैसे कोई भी हमारे पास रिजल्ट है, मैं इनमें से कोई भी रिजल्ट ले लेता हूं, आपको सपोज ये रिजल्ट ले लेता हूं। एक रिजल्ट है हमारे पास ए यूनियन यूनिवर्सल सेट यू, और किसके इक्वल होता है, यू के इक्वल होता है। तो देखिए कोई भी सेट थ्योरी में कोई भी फॉर्मूला है, कोई भी आइडेंटिटी है, तो अगर ये ट्रू है तो ये तो ट्रू है ही। तो प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी ये बोलता है कि अगर इस फॉर्मूले में, इस आइडेंटिटी में आप यूनियन को किससे चेंज कर दें, इंटरसेक्शन से, मतलब यूनियन के प्लेस पर इंटरसेक्शन कर दें, या फिर इंटरसेक्शन के प्लेस पर यूनियन कर दें, और यू के प्लेस पर क्या कर दें, फाई कर दें, या फाई के प्लेस पर यू कर दें, सभी जगह। तो जो न्यू फॉर्मूला बनता है, न्यू जो आइडेंटिटी बनती है वो भी वैलिड होगी। तो देखिए इससे एक न्यू आइडेंटिटी आप बना सकते हैं। तो ए यूनियन है तो यूनियन को रिप्लेस कर दीजिए इंटरसेक्शन से, तो ए इंटरसेक्शन। यू को किससे रिप्लेस करेंगे, फाई से, तो फाई से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। तो ये एक न्यू आइडेंटिटी बन गई जो भी वैलिड मानी जाएगी, वैलिड होती है। तो देखिए ये आइडेंटिटी ये बन गई है, ये यहाँ पर ये आइडेंटिटी बन गई है। इससे ये रिजल्ट आपका निकल कर आ गया। या फिर जैसे हमारे पास क्या था, एसोसिएटिव लॉज थे। वो क्या थे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू था ये ए इंटरसेक्शन बी विद इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू था आपके ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। तो अगर आपको इससे एक न्यू फॉर्मूला बनाना है, न्यू आइडेंटिटी बनानी है, तो इंटरसेक्शन को किससे रिप्लेस कर दीजिए सब जगह, यूनियन से। तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये भी एसोसिएटिव लॉ था। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी काफी हेल्पफुल होगी हमारे लिए जब हम कुछ रिजल्ट्स को प्रूव करेंगे, तो इसका हम यूज भी करेंगे। तो इसमें आपको बस एक बात याद रखनी है कि किसी भी सेट्स की आइडेंटिटी में आप यूनियन को और इंटरसेक्शन को आपस में रिप्लेस कर सकते हैं, और फाई को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, यूनिवर्सल सेट से रिप्लेस कर सकते हैं, या यूनिवर्सल सेट को फाई से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्टेट एंड प्रूव डिमॉर्गन्स लॉज फॉर सेट्स। अब सेट्स के लिए डिमॉर्गन्स लॉज जो होते हैं उनको भी हमें प्रूफ करना है। पहले तो उनका स्टेटमेंट देना है कि डिमॉर्गन्स लॉज क्या होते हैं, उसके बाद उनको हमें प्रूफ भी करना है। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे स्टेटमेंट। तो सबसे पहले आते हैं स्टेटमेंट पर। डिमॉर्गन्स लॉ क्या होते हैं इसको समझते हैं। अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन्स लॉ, सपोज हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट है ए एंड एक सेट है हमारा बी। तो लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स, देन डिमॉर्गन लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट रूल होता है डिमॉर्गन का कि ए यूनियन
बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा रूल होता है इसका, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, डिमॉर्गन लॉज क्या बोलते हैं कि अगर ये ए यूनियन बी है और इसका आपने क्या किया यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट किया, तो जब ये कॉम्प्लीमेंट अंदर जाएगा इसमें, यानी ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगेगा और बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगेगा, तो यूनियन किससे रिप्लेस हो जाती है? इंटरसेक्शन से रिप्लेस हो जाती है। इसी तरह से अगर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, तो जब कॉम्प्लीमेंट अंदर जाएगा ए पर लगेगा कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन के प्लेस पर क्या मिल जाएगा आपको? यूनियन मिल जाएगी। यानी जब कॉम्प्लीमेंट ए और बी पर लगेगा, तो ये जो ऑपरेशन है ए और बी सेट के बीच में, ये चेंज हो जाता है, यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाती है और इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाता है। तो ये थे डिमॉर्गन्स लॉ। अब इनका प्रूफ करते हैं। इनको प्रूफ कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमें प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ करना है। अब एक बात आपको पता ही होगी, ट्वेल्थ क्लास में भी आप पढ़ते हैं। ये अगर देखिए दो सेट हैं आपके, एक ए सेट है और एक बी। तो अगर इन दोनों सेट को आपको इक्वल प्रूफ करना है, तो ये इक्वल कब होंगे? अगर ए तो बी का सबसेट हो और बी क्या हो? ए का सबसेट हो। तो अगर ए को आपने बी का सबसेट दिखा दिया और बी को ए का सबसेट दिखा दिया, तो इसका मतलब ए और बी दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम इस लॉजिक को यूज करेंगे इस आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए। यानी ये दोनों चीजें इक्वल प्रूफ करनी है, तो पहले ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है इसको सबसेट दिखा देंगे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का, और फिर बी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को सबसेट दिखा देंगे ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है इसको सबसेट प्रूफ करना है किसका? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का। अब सबसेट कैसे प्रूफ करते हैं? सबसेट प्रूफ करने का क्या तरीका है हमारा? वो ये है कि अगर इसको इसका सबसेट प्रूफ करना है, तो कोई भी एक एलिमेंट इसमें ले लीजिए, और अगर वो एलिमेंट इसमें भी आता है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट हो जाएगा। तो मैं ऐसे ही करूंगा, मैं एक एलिमेंट लेकर चलूंगा किसका? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। तो मैं कोई एक एलिमेंट ले लेता हूं एक्स, जो किसको बिलोंग करता है? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है। अब अगर ये एक्स इसको भी बिलोंग कर गया, यानी इसके अंदर मिला हमें, ठीक है, तो कहने का मतलब ये सबसेट हो जाएगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसका? इसका। तो अब देखते हैं क्या करते हैं। तो हमने एक्स इसका एक एलिमेंट ले लिया भाई, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का एक एलिमेंट ले लिया हमने एक्स, ये इसको बिलोंग कर रहा है। अब एक बात आप जानते हैं, अगर कोई एलिमेंट किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है, तो यानी वो उस सेट को बिलोंग नहीं करेगा। तो यानी ये किसके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है? ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को। तो यानी ये ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है? अब अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी में नहीं है, तो इसका मतलब ये है ना तो वो ए में है और ना ही वो बी में है। यानी ना तो वो ए को बिलोंग करेगा और ना ही बी को बिलोंग करेगा, क्योंकि यूनियन में अगर इन दोनों में से किसी एक में भी बिलोंग कर गया तो यूनियन में आ जाएगा, लेकिन यूनियन में नहीं है वो, तो यानी ना तो ए में होगा ना ही बी में होगा। ठीक है। अब फिर से एक बात है कि अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग नहीं करता है, तो यानी वो किस में बिलोंग करेगा? उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। तो यानी एक्स ए में नहीं है तो किस में होगा? ए डैश में होगा। इसी तरह से एक्स अगर बी में नहीं होगा तो किस में होगा? बी डैश में होगा, उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। अब एक बात और,
अगर एक्स जो है वो ए डैश में भी है और एक्स जो है वो बी डैश में भी है, तो यानी वो इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा, क्योंकि एक्स क्या है, कॉमन एलिमेंट है दोनों सेट का। तो दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट किस में आता है, उनके इंटरसेक्शन में आता है, यानी एक्स किसको बिलोंग कर जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को बिलोंग कर जाएगा। अब अगर आप इसको वन बोलें और इसको टू बोलें, तो फ्रॉम वन एंड टू, देखिए ये एलिमेंट एक्स जो था वो किसका था, इसका था, इस सेट का, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। लेकिन ये एक्स किस में मिला, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी ये इसका भी एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, सबसेट हो गया किसका, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का। इसको मैं बोल देता हूं थ्री। तो मैंने इसको इसका सबसेट प्रूफ कर दिया। अब की बार मैं क्या करूंगा, अब की बार ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को सबसेट प्रूफ करूंगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। तो इस बार क्या लेकर चलूंगा, एक एलिमेंट लेकर चलूंगा किसका, कोई भी एक एलिमेंट एक्स ले लिया, किसका लूंगा इस बार, ए डैश इंटरसेक्शन बी का। और इसको बाद में बिलोंग करके दिखाएंगे हम किसमें, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, तो हमने एक एक्स एलिमेंट ले लिया इसका। अब देखिए एक बात ये है कि x जो है वो a डैश में, a डैश और b डैश के इंटरसेक्शन में है। तो अगर इंटरसेक्शन में है तो वो कॉमन एलिमेंट है, यानी वो a डैश में भी होगा और वो b डैश में भी होगा, यानी x बिलोंग्स टू a डैश एंड x बिलोंग्स टू b डैश। और एक बात आपको पता है कि अगर कोई एलिमेंट किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट में है तो वो उस सेट में नहीं होता है, यानी ए does not belongs to A and X does not belongs to B। अब एक बात और देखिए, X ना तो A में है और ना ही B में है, तो इसका मतलब क्या है, X जो है वो A यूनियन B में भी नहीं होगा, क्योंकि A यूनियन B में कब होता, जब A या B में किसी एक में भी हो जाता या दोनों में होता तो यूनियन में आ जाता, लेकिन वो दोनों में ही नहीं है तो वो उनकी यूनियन में भी नहीं होगा। अब देखिए एक्स जो है वो ए यूनियन बी में नहीं है, यानी किसी सेट में नहीं है, तो उसके कॉम्प्लीमेंट में जरूर होगा, यानी एक्स किसको बिलोंग करेगा, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा। अब यहाँ पर देखिए एक्स किसका एलिमेंट था, ए, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का, और एक्स अब किसका एलिमेंट हो गया, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, ये डैश से हम कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका एलिमेंट था और इसमें मिला, तो यानी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश सबसेट हो गया किसका, ए यूनियन बी का सबसेट हो गया, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का सबसेट हो गया, इसको फोर बोल सकता हूं। अब फ्रॉम थ्री एंड फोर, अब थ्री और फोर से क्या मिलता है, देखिए ये जो है वो इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, यानी दोनों चीज क्या है आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश भी बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं इसको। तो ये इक्वल हो गया दोनों, तो फर्स्ट रिजल्ट जो था हमारा ये प्रूफ हो चुका है। तो ये प्रूफ हो गया, इसको इक्वेशन फाइव बोल सकते हैं आप। अब हमें सेकंड रिजल्ट प्रूफ करना है, तो इसको इसी तरह से प्रूफ कर सकते हैं, नहीं तो हम यूज करेंगे किसका, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी का। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी क्या कहता है कि अगर कोई आइडेंटिटी है उसमें यूनियन को इंटरसेक्शन से रिप्लेस कर दो, और अगर उसमें कहीं फाई है तो फाई को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, यू से रिप्लेस कर सकते हैं, और यू है मतलब यूनिवर्सल है तो उसे फाई से इंटरचेंज कर सकते हैं। तो अब इस यूनियन को आप किसमें चेंज कर दीजिए, इंटरसेक्शन में। और ये जो ए डैश
इंटरसेक्शन है, इसको किस में चेंज कर दीजिए, यूनियन में। तो ये एक नई आइडेंटिटी बन गई, जो कि ये डिमॉर्गन्स का सेकंड लॉ था। तो ये भी प्रूफ हो गया, किसकी हेल्प से प्रूफ हो गया, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी की हेल्प से प्रूफ हो गया। तो डिमॉर्गन्स लॉ को हमने प्रूफ कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट एंड प्रूव एब्जॉर्प्शन लॉज और सेट्स। अब सेट्स के लिए एब्जॉर्प्शन लॉज क्या होते हैं, पहले तो उनको हमें बताना है आपको कि क्या होते हैं एब्जॉर्प्शन लॉज, और उसके बाद उनको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, स्टेटमेंट पर आते हैं। देखिए स्टेटमेंट क्या है एब्जॉर्प्शन लॉ का, कि सपोज हमारे पास दो सेट हैं, लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स, देन क्या होता है एब्जॉर्प्शन लॉ। देखिए दो सेट हैं ए और बी, तो हमने क्या किया, ए यूनियन ली किसके साथ, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के साथ। ऑपरेशन दोनों जगह डिफरेंट है, यहाँ पर यूनियन है, यहाँ पर इंटरसेक्शन है। अब यहाँ पर आपको तीन सेट देखने को मिल रहे होंगे, अगर इस तरह से है तो ए, यहाँ पर भी ए है और बी है यहाँ पर, यानी तीन में से दो सेट सेम है आपके, ए है। तो कहने का मतलब इसमें सेम कौन है, ए। तो इसकी वैल्यू आपको ए के इक्वल ही मिलेगी। क्लियर, ये होता है एब्जॉर्प्शन दो। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं, ए ले लिया आपने सेट, इस बार यूनियन के प्लेस पर क्या है, इंटरसेक्शन, अंदर दूसरा ऑपरेशन होगा डिफरेंट, तो ब्रैकेट के अंदर दूसरा क्या हो जाएगा, यूनियन है मान लो, इस बार दोनों ऑपरेशन अलग अलग होंगे, यहाँ पर एक यूनियन और एक इंटरसेक्शन। तो इसमें भी कॉमन सेट कौन सा है तीनों सेट में, ए। तो यहाँ पर भी ये किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। तो ये होते हैं एब्जॉर्प्शन लॉज। अब इनको हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हम प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए के इक्वल प्रूफ करना है। लॉजिक वही यूज करेंगे कि इसको एक सेट कंसीडर करेंगे और एक सेट, ये दो सेट को अगर इक्वल प्रूफ करना है तो उन दोनों सेट्स को एक दूसरे का क्या दिखा दें, सबसेट प्रूफ कर दें हम। तो अगर वो एक दूसरे के सबसेट हैं तो यानी वो इक्वल भी होंगे। तो अब सबसेट प्रूफ करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले एक एलिमेंट ले रहा हूँ किसका, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का। अब देखिए अगर ए जो है वो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी में है, यानी इसको थोड़ी देर के लिए ए समझो, इसको सी समझो, यानी ए यूनियन सी में है अगर एक्स, तो एक्स ए में होगा या फिर सी में होगा। यानी कहने का मतलब आप लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में से एक में जरूर होगा तभी यूनियन में आएगा। अब देखिए एक्स बिलोंग्स टू ए, और यहाँ पर क्या है, एक्स ए इंटरसेक्शन बी में है, तो इसका मतलब ये है कि एक्स क्या होगा, वो दोनों में होगा। एक्स जो होगा वो ए में भी होगा और एक्स जो है वो बी में भी होगा। अब देखिए यहां से आपको मिला था, इस लाइन से मिला था आपको कि एक्स ए में है और ये एक्स किस में है, ए इंटरसेक्शन बी में है। तो यहाँ पर ये कंफर्म नहीं हो रहा था कि एक्स ए में डेफिनेटली होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो रिजल्ट पॉसिबल थे, एक्स ए में भी हो सकता है या फिर एक्स किस में हो सकता है, ए इंटरसेक्शन बी में हो सकता है, क्योंकि दोनों के बीच में क्या था, और। अब यहाँ पर देखें अगर ये वाली बात सही होती है तो एक्स ए में होगा तो ठीक है, क्योंकि एक्स को हमें ए में ही दिखाना था। लेकिन अगर ये वाली बात नहीं भी हुई तो क्या होगी, ये वाली बात होगी। तो इसमें भी क्या होगा, एक्स जो है वो ए में भी होगा और बी में भी होगा। तो कहने का मतलब इन दोनों केसेस में से कोई भी अगर होता है तब भी एक्स ए में जरूर होगा, यानी एक्स डेफिनेटली बिलोंग्स टू ए। एक्स किस में हो जाएगा, ए में। अब x किसका एलिमेंट था, इस सेट का एलिमेंट था, और x किस में मिला, a में मिला। तो यानी जो ये सेट है वो a का क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो अब आप लिख सकते हो a यूनियन a इंटरसेक्शन b इज द सबसेट ऑफ a, इसको वन बोल दीजिए। तो
अब आपने इस सेट को ए का सबसेट दिखा दिया। अब एक बार इस साइड ले लीजिए, इस साइड राइट हैंड साइड में क्या है, ए। इस बार आपको एक एलिमेंट लेकर चलना है, किसका, ए का। तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि एक्स जो है वो ए में है, एंड एक्स जो है वो बी में भी है, दोनों का कॉमन एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स किस में होगा, एक्स किस में बिलोंग करेगा, एक्स ए इंटरसेक्शन बी में होगा, क्योंकि दोनों में है। अब जब दोनों में है तो अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स ए में तो था ही, यानी एक्स बिलोंग्स टू ए, एंड क्या है, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। हमने ये मान लिया कि एक्स जो है वो ए में तो डेफिनेटली है, और एक्स बिलोंग्स टू बी को भी कर सकता है वो, यहाँ पर और लिख लीजिए। यानी ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्स बी में भी हो। तो अगर एक्स बी में भी होगा तो इसका मतलब ये केस भी पॉसिबल हो जाएगा, यानी एक्स बिलोंग्स टू ए होगा और एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी होगा। अब देखिए कोई एलिमेंट ए में है, और ये थोड़ी देर के लिए सी समझ लीजिए, या फिर वो सी में है, यानी एक्स बिलोंग्स टू ए है और एक्स बिलोंग्स टू सी है मान लो। तो बीच में क्या है, और है। तो और होता है तो क्या आता है, दोनों की यूनियन में बिलोंग कर जाता है, तो यानी वो दोनों की यूनियन में बिलोंग जरूर करेगा। अगर एंड होता तो इंटरसेक्शन में बिलोंग करता। कहने का मतलब क्या हो गया, एक्स जो बिलोंग कर गया वो किसको बिलोंग कर गया, इन दोनों की यूनियन में। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी में वो बिलोंग कर गया। अब देखिए एक्स किसका एलिमेंट था, ए का, और ये किस में मिला, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी में। तो यानी ये दोनों आपस में क्या हो गए, सबसेट हो गए। कौन, ए किसका सबसेट हो गया, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का। इसको मैं टू बोल सकता हूं। अब फ्रॉम वन एंड टू, अब देखिए वन में क्या है, ये ए का सबसेट है, और इसमें ए इसका सबसेट है। तो यानी दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, तो यानी दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी, यानी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू मिलेगा ए के। और यही आपको प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट में। अब सेकंड पार्ट प्रूफ करना है तो इतना करने की जरूरत नहीं है, किसका यूज कर लेंगे, बाय द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, बाय द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। डुअलिटी का यूज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी का। तो जहां पर यूनियन और इंटरसेक्शन है, इनको आपस में इंटरचेंज कर देंगे, तो ये यूनियन का बन गया इंटरसेक्शन, और यहाँ इंटरसेक्शन को रिप्लेस कर दिया यूनियन से। तो एक ये नया रिजल्ट मिल गया, ये भी वैलिड माना जाएगा, तो ये भी प्रूफ हो गया। तो एब्जॉर्प्शन लॉज सेट के लिए आपने प्रूफ कर दिए। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, for any set A and B so that A minus B equal to A intersection B complement, या फिर आप B complement को ऐसे भी लिख सकते हैं B डैश से। यानी A माइनस बी को आपको इक्वल प्रूफ करना है, किसके, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, यानी A माइनस बी को आपको इक्वल प्रूफ करना है A इंटरसेक्शन B डैश के। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे इसको भी हम। ये आइडेंटिटी आपको याद भी रखनी है, क्योंकि आगे एज अ रिजल्ट आप यूज भी कर लेते हैं दूसरी आइडेंटिटी इसको प्रूफ करने के लिए। देखिए हमें प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, ए माइनस बी जो इक्वल होता है वो ए इंटरसेक्शन बी डैश, यानी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। अब फिर से देखिए, इनको दो सेट मान लीजिए, एक सेट ये और एक सेट ये। दो सेट को अगर आपको इक्वल प्रूफ करना है तो लॉजिक क्या है, दोनों सेट को आपको एक दूसरे का सबसेट प्रूफ करना पड़ेगा, तब वो दोनों इक्वल होंगे। तो चलिए हम सबसे पहले सबसेट प्रूफ कर लेते हैं ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी डैश का। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक एलिमेंट एक्स ले लेते हैं जो किस में बिलोंग कर रहा है, ए माइनस बी में। अगर कोई एलिमेंट ए माइनस बी में बिलोंग करता है, जब मैंने ए माइनस बी डिफरेंस ऑफ सेट्स आपको बताया था तो उसमें ये बताया था कि अगर कोई एलिमेंट ए माइनस बी में है तो वो ए में तो होगा, लेकिन वो बी में नहीं
होगा, क्योंकि ए माइनस बी है। तो बी वाले एलिमेंट्स आप हटा देते हैं ये सेट में से। तो यानी कहने का मतलब एक्स बिलोंग करेगा ए में एंड एक्स बिलोंग नहीं करेगा बी में। अब इसको कैसे समझ सकते हैं हम? एक्स लाई करता है, किस में बिलोंग करता है? ए में। एंड जब एक्स बी में बिलोंग नहीं करता, यानी किसी सेट में बिलोंग नहीं करता, तो उसके कॉम्प्लीमेंट में डेफिनेटली बिलोंग करेगा। तो एक्स किस में बिलोंग करेगा? बी डैश में बिलोंग करेगा। अब देखिए, कोई एलिमेंट अगर दो सेट में बिलोंग कर रहा है, एक्स जो है वो ए में भी है और एक्स जो है वो बी डैश में भी है, यानी एक्स उन दोनों का कॉमन एलिमेंट है, तो यानी एक्स जो है वो उन दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग जरूर करेगा। तो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब यहाँ पर देखिए, एक्स किसका एलिमेंट था? ए माइनस बी का। लेकिन वो किस में मिला? ए इंटरसेक्शन बी डैश में। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ए माइनस बी जो है वो सबसेट हो गया किसका? ए इंटरसेक्शन बी डैश का। इसको इक्वेशन वन बोल दीजिए, इसको वन बोल दीजिए। इक्वेशन तो नहीं है ये, इसलिए वन बोल देते हैं। अब की बार क्या करेंगे? अब की बार इसको इसका सबसेट प्रूफ करना है, तो अब की बार एक एलिमेंट इसका लेंगे। तो लेट, इस बार हमने एक एलिमेंट ले लिया एक्स ए इंटरसेक्शन बी डैश में। तो अब देखिए, कोई एलिमेंट अगर दो सेट की इंटरसेक्शन में है तो वो उन दोनों सेट में होता है, यानी एक्स ए में भी लाई करेगा और एक्स जो है वो बी में भी, बी डैश में भी होगा। तो एक्स ए में तो है ही। अब दूसरी बात, यहाँ पर एक्स जो है वो बी डैश में है। अगर कोई एलिमेंट किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट में है तो वो उस सेट में नहीं होगा, यानी एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अब इसको समझिए, एक्स जो है वो ए में तो है लेकिन एक्स जो है वो बी में नहीं है। इसका मतलब क्या है? एक्स किस में है? ए माइनस बी में है। यानी एक्स वो एलिमेंट होगा ए का जो बी में नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ पर देखिए, एक्स किसका एलिमेंट था? ए इंटरसेक्शन बी डैश का। और ये किस में मिला आपको? ए माइनस बी में मिल गया, इसका एलिमेंट हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी डैश ये किसका सबसेट हो गया? ए माइनस बी का सबसेट हो गया। इसको मैं टू बोल देता हूँ। तो फ्रॉम वन एंड टू, देखिए ये तो इसका सबसेट और ये इसका सबसेट, दोनों आपस में एक दूसरे के सबसेट हैं, तो यानी दोनों इक्वल हो जाएंगे। ए माइनस बी इक्वल हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी डैश के, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट को। तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, 7 मार्क्स में आया था 2021 और 22 सेशन में। इसमें दो पार्ट्स हैं आपके। इसमें क्या है कि आपके पास थ्री सेट्स हैं, ए बी और सी। इनके लिए ये आपको जस्टिफाई करना है, ये प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट में कि ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो ए माइनस बी के इक्वल होता है। इसी तरह से सेकंड पार्ट को भी आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट को हमें प्रूफ करना है, तो फर्स्ट पार्ट है हमारा ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए माइनस बी। अब देखिए, या तो आप वो कंसेप्ट लगा सकते हैं कि इस ये दो सेट हैं, दो सेट को इक्वल प्रूफ करना है तो एक दूसरे का सबसेट प्रूफ कर दीजिए इन्हें। ठीक है, तो वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा यहाँ पर, तो इसलिए हम आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। वी नो दैट, देखिए लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, अभी एक आइडेंटिटी हमने लिखी है, प्रूफ की है कि ए माइनस बी है। अगर मतलब एक सेट में से अगर कोई दूसरा सेट माइनस हो रहा है तो हम उनको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन पहला सेट और इंटरसेक्शन दूसरे सेट का कॉम्प्लीमेंट, ये लिख सकते हैं। अभी प्रूफ किया है हमने, लास्ट क्वेश्चन यही था।
तो अब इसका यूज करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर भी दो सेट समझ लीजिए, एक तो ये और एक ये पूरा सेट मान लीजिए ए इंटरसेक्शन बी। तो ए में से ए माइनस हो रहा है तो ए इंटरसेक्शन लगा दीजिए, और दूसरा सेट है ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका क्या कर दीजिए, कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए। ये आइडेंटिटी हमने यूज कर ली। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, बिकॉज ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल होता है। अब इस पर हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज लगाएंगे। पहले डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं, पहले यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट को हटाएंगे यहाँ से, तो कॉम्प्लीमेंट को किससे हटाएंगे, डिमॉर्गन्स रूल्स को, डिमॉर्गन्स लॉज को फॉलो करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन, अभी मैंने बताया था ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो जब ये कॉम्प्लीमेंट इस पर आएगा ए पर और बी पर, तो ये यूनियन इंटरसेक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, किस में चेंज हो जाएगी, यूनियन में। ये कैसे होता है, अभी बताया था, डिमॉर्गन्स लॉज होते हैं, डिमॉर्गन्स लॉ, तो ये लिख देंगे आप बाय डिमॉर्गन्स लॉ। तो ये हो गया ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, ये मिला आपको डिमॉर्गन्स लॉ से। अब इस पर आप क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्शन है, यहाँ पर यूनियन है, दोनों जो ऑपरेशन है वो अलग अलग हैं, तो इंटरसेक्शन को यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। पहले सबसे पहले क्या होगा, ए बीच में क्या है यहाँ पर इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन ए डैश, और फिर इस ए का किसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे, बी डैश के, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश, और बीच में कौन सा ऑपरेशन था, यूनियन, तो यहाँ पर यूनियन लगा दिया। हो गया। अब एक बात और आपको बताया था मैंने अभी अलजेब्रा ऑफ सेट्स में, कि ए इंटरसेक्शन ए डैश मतलब किसी सेट का अगर उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो फाई मिलता है, नल सेट मिलता है, और यूनियन लेते हैं तो यूनिवर्सल सेट मिलता है। दोनों बातें बताई थी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी फाई, और ये हो जाएगा यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश। एक बात और मैंने आपको बताई थी कि अगर कोई सेट है, मैंने ये बताया था अगर कोई सेट है ए, उसकी यूनियन लेते हैं आप किसके साथ, फाई के साथ, तो वो हमेशा ए ही मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए एक सेट है आपका, यहाँ पर डैश होगा भाई, यहाँ पर डैश था ना एक, यहाँ पर भी डैश होगा, यहाँ पर डैश होगा, नहीं यहाँ पर डैश नहीं होगा क्योंकि ये वाला ए है, ये जो ए है, ठीक है। तो अब ये किसके इक्वल मिला, अब एक सेट है ये आपका और एक है ये फाई, तो दो सेट की अगर यूनियन ले रहे हैं आप और उनमें से एक सेट क्या है, फाई है, तो वही दूसरा सेट आपको मिलेगा रिजल्ट में। तो यानी ये किसके इक्वल मिलेगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल मिलेगा। और अभी मैंने आइडेंटिटी बताई है जो यूज भी करी है, कि ए इंटरसेक्शन बी डैश को आप क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी लिख सकते हो। तो यानी ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हो आप, ए माइनस बी लिख सकते हो, और यही आपको प्रूफ करना था, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए माइनस बी। तो ये प्रूफ हो चुका है, तो फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो चुका है। सेकंड पार्ट को भी हम इसी तरह से प्रूफ कर सकते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, पहले इसको देख लीजिए, इसको लिख लेते हैं, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। जो प्रूफ करना है सेकंड पार्ट वो है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, और किसके इक्वल प्रूफ करना है इसको, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। देख लेते हैं यही है क्या, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, तो इसको प्रूफ करना है। तो इसके लिए भी हम वही आइडेंटिटी यूज करेंगे जो हमने लास्ट पार्ट में यूज करी, क्या, कि अगर ए माइनस बी है तो आप उसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश। यहाँ पर ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी जो कि लेफ्ट हैंड साइड है,
तो ये एक सेट है ए, इसको अगर बी समझूं मैं तो बीच में माइनस है, तो क्या लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन इसका कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए। इस आइडेंटिटी का यूज कर लिया, आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में ये आइडेंटिटी। अब देखिए ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू क्या होगा। अब इस पर डिमॉर्गन्स लॉ लगाएंगे, तो ये कॉम्प्लीमेंट को अंदर लेकर आएंगे, तो यानी बी डैश हो जाएगा और इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये हो गया। ये किससे आया, डिमॉर्गन्स लॉ। यहाँ पर लिखते भी चलते हैं, डिमॉर्गन्स लॉ से। अब इस पर आप अप्लाई कर दीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि यहाँ पर एक इंटरसेक्शन है, यहाँ पर यूनियन है, दोनों ऑपरेशन कैसे हैं, डिफरेंस डिफरेंट हैं। देखिए पहले क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगा, और यूनियन बीच में है तो यूनियन रहेगा यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन ए डैश हो जाएगा। ये हो गया। अब बात को समझना है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो यही रहेगी। अब देखिए फिर से मैं इस आइडेंटिटी का यूज करूंगा। अगर लेफ्ट राइट साइड को देखो तो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये किसके इक्वल है, ए माइनस बी के। तो इसी को यूज करके यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी डैश को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए माइनस बी लिख सकता हूँ। यूनियन, यहाँ पर बस बी के प्लेस पर क्या है, सी है, तो बी के प्लेस पर सी है, तो ये इसको क्या लिख सकते हो, ए माइनस सी लिख सकते हो। और यही आपको प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो चुका है, हैंस प्रूफ। तो आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।